हेलो हेलो। चलो दोस्तों शुरू करें। कल अपन ने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में हमारा सिंपल इंटरेस्ट होने का है। वी स्टार्टेड विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे को फटाफट एक बार रिवाइज कराओगे? चलो मुझे बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरुआत करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे बता दो, जब भी आपको ब्याज मिलता है आपके लास्ट बैंक बैलेंस, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या ये ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली कैसे भी मिल सकता है? हाँ है ना दोस्तों। इसके बाद हमने बेसिक कन्वर्जन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेसिक कन्वर्जन में? चलो इसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहां से होती है? आर अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। हाफ ईयरली तो आर अपॉन, क्वार्टरली तो आर अपॉन, और मंथली है तो 1200। दोस्तों हमारी पहली ट्रिक क्या थी? मान लेते हैं इक्वल टू या इक्वल टू के पीछे कुछ भी मांगेगा। पहला नोट, यदि आपसे प्रिंसिपल मांग रहे, रेट मांग लिया, तो फिर टाइम मांग ले, क्या करोगे? ऑप्शन से क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों ये डेटा इनसफिशिएंट है तो क्या मानोगे प्रिंसिपल को? 100। इसके बाद दोस्तों हमारा ये वाला पॉइंट बचा हुआ है। फिर हमने शुरुआत की थी एडवांस शॉर्टकट नंबर 1 की। मुझे एक बार ये रिवाइज करा दो गाइस। हमारे अमाउंट्स क्या फॉर्म करते हैं? अमाउंट्स फॉर्म, और इस कदर जीपी फॉर्म करते हैं कि यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आई निकाल सकते हो। और वो कैसे निकाल सकते हो? कोई भी दो अमाउंट दिए हैं, हम रेट निकालने के लिए अमाउंट्स का जीपी होना जरूरी नहीं है। कोई दो अमाउंट दिए हैं, मान लेते हैं आपको A5 दिया है और A10 दिया है। A5 और A10 दिया है तो आप आर आई कैसे निकालोगे? A10 डिवाइड बाई A5 क्या मिलेगा? आर। आर की पावर 1 अपॉन 5 माइनस 1 विल गिव यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आई। अच्छा, यदि A5 और A10 दिया है तो आप जीपी के हिसाब से अगला टर्म क्या निकाल सकते हो? A15 और उसके बाद A20, A25, A30, A31 निकाल सकते हो क्या डायरेक्ट जीपी वाले फॉर्म मल्टीप्लाई बाय आर करके? नहीं। लेकिन आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट आई निकाल लिया तो बेसिक ट्रिक से कोई भी निकाल लोगे फिर उसके बाद। हाँ दोस्तों, मैंने अभी तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना सिखाया है। एक कॉन्सेप्ट आएगा जहां पे मैं आपको प्रिंसिपल निकालना भी डायरेक्ट सिखाऊंगा, पर अभी वो समझ के जाना पड़ेगा। वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी करके कॉन्सेप्ट आएगा, अपन वहां पे समझेंगे, ठीक है। चलो फिर हमने कल यहां पे बात करी थी, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज PR स्क्वायर एंड 3 ईयर का क्या है? PR स्क्वायर ब्रैकेट R प्लस 3। सर एक बात बताओ, हमारे मन में आता है यदि मान लेते हैं डिफरेंस 2.5 ईयर्स का मांग ले या तो 4 ईयर्स का मांग ले। दोस्तों लिख लो, यहां पे लिखेगा तो क्या करेंगे? कैलकुलेट SI for n years, SI and CI for n years, and take their difference दोस्तों इसके बाद हमने किया था, यदि मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल बदल रहा है, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कीप ऑन चेंजिंग, तो पहले साल का मान लेते हैं आपका रेट है 10%। नोट्स, take the SN for n years, SN and CI for n years, and take the difference. Calculate S simple interest for n years and compound interest for n years and take the difference. यार ये पीछे पास हो, एक मिनट पीछे पास कर देना यश। यार तुम लोग के जो बीच से आए हो ना, अभी नया कॉन्सेप्ट चालू होगा तो ही कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना? अभी टेंशन मत लेना, बैठे रहो। क्वेश्चन यार ठीक है, जो भी है रख देना, बाकी है ना। बुक्स आ तो गई है, देखता हूँ मैं भी क्लास ऑफिस चालू होने के बाद, ठीक है। सुनो दोस्तों, ये हमारा पार्ट हो गया था। कौन सा? यार एक पास और कर दे, रेस्ट पास कर दे पीछे। चलो दोस्तों ये वाला पार्ट हो गया, आगे बढ़ जाएं। सुनिएगा, कल हमने इस पे सारे लगभग हमारे क्वेश्चंस हो गए। अरे ये भी तो हो गया था अपना, ये तो हमने कम उसी में कर लिया था, ठीक है। मुझे बताओ कल कुछ होमवर्क दिया क्या इसमें से? नहीं था ना, ठीक है। चलो अपन एक काम करते हैं, पहले का अपन अच्छी ट्रिक से शुरुआत करते हैं आज। आ जाओ, अपन पहले आते हैं एडवांस शॉर्टकट नंबर 4 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, ये हर अटेम्प्ट के लिए मैं कह सकता हूँ कि हमेशा ये LDR का काम करने वाला है, लास्ट डे रिविजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शॉर्टकट। शुरू करें, अब ध्यान दीजिएगा, सुनिए।
यदि मान लेते हैं मैं अभी ये कहता आपको कि मैंने कुछ पैसे बैंक में डाले, वो कुछ सालों में डबल हो गया, वो कुछ सालों में क्या हो गया, डबल, तो आप कहते हैं सर आप मान लो स्टार्टिंग में 100 रुपए आपको दिया नहीं, मैंने कितना पैसा डिपॉजिट किया, वेरिएबल मानोगे, मैंने पी माना, डबल हो गया तो 2p हो गया, अपन का काम चलेगा नहीं उससे। हमारा नोट नंबर 2 कहता है जब भी डेटा ना दे तो प्रिंसिपल को क्या मान लो 100, डबल हो गया मतलब कितना हो गया 200। चलो मैंने आपको यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया या तो नहीं दिया, बात की बात है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, मैं मान लेता हूं आपको, मैंने आपको यहां पे टाइम दे दिया कि कितने सालों में वो डबल हो गया। आपने कैसे भी करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया यहां पे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का है ही नहीं, मैं कह रहा हूं तुम बताओ कितने सालों में वो 4 गुना हो जाएगा, मतलब 100 का 4 गुना मतलब कितना 400 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को यदि फॉर्मूले से जाएं तो भी हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, पहले वहां पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर यहां पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यदि हम इसको उससे जाएं, ट्रिक से जाएं, तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, अमाउंट और पी दिया है, ठीक है ना। पी मतलब क्या हो गया आपका A0, ठीक है, और मान लेते ये आपको दिया है 5 साल के बाद, ये क्या A5 और A0 दिया है। गाइस कोई भी 2 अमाउंट हमें पता रहता है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। एडवांस शॉर्टकट नंबर 1, A5 डिवाइडेड बाई P मतलब A0 की पावर 1/5, जो भी डिफरेंस है -1, हमें मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आए। एडवांस शॉर्टकट नंबर 1 से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे पता चल गया, प्रिंसिपल यहां पे पता है, अमाउंट यहां पे पता है। अब टाइम निकालने के लिए ऑप्शन से क्वेश्चन जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टीडीएस जॉब है ये। ऐसा नहीं है कि एडवांस शॉर्टकट नंबर 4 में ना पढ़ाऊं तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, पर हमें इससे ऐसा शॉर्टकट चाहिए थी, क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर निकाल पाए। और ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सुनिएगा दोस्तों, यदि कभी भी आपको डेटा मल्टीपल ऑफ टाइम्स में दे, मल्टीपल ऑफ टाइम्स में, जैसे कि डबल हो गया इतने सालों में, ट्रिपल हो गया इतने सालों में, तुम बताओ इतने सालों में और कितना गुना हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा, आपको डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी नोट नंबर है। यदि क्वेश्चन में एग्जैक्ट डेटा ना दे तो 100 मान करके पूरा क्वेश्चन फॉर्म कर लो, आप कर भी सकते हो। स्टिल इट विल बी अ टीडियस जॉब इन सम क्वेश्चन। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं अपन पहले, यहां पे क्वेश्चन है A sum of money becomes 27 times, becomes 27 times. A sum in how many years? Sorry, in how many years it will become 27 times when it triple itself. 3 गुना हो गया कितने सालों में? तो तुम बताओ 27 गुना हो जाएगा कितने सालों में? सर पहले यहां से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। फिर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहां पे पुट करके ऑप्शन से क्वेश्चन जाके टाइम निकालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यदि चाहे हम फॉर्मूले से जाए चाहे ट्रिक से जाए, डेफिनेटली 2 मिनट का क्वेश्चन तो है कम से कम, बेयर मिनिमम 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा सॉल्व करते करते, ठीक है। अब सर इसी पार्ट को यदि हम रिजॉल्व करना चाहें, सुनिएगा, अब आ जाओ नोट एडवांस शॉर्टकट नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एलडीआर जब भी वर्ड लिखेंगे इसका मतलब है लास्ट डे रिवीजन, ठीक है ना, फुल फॉर्म। बहुत जगह पे एलडीआर लिखवा दूंगा, मतलब यदि मान लो आपको लग रहा है मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत सारे चैप्टर आपके ऐसे हो जाएंगे कि मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात याद रखना, भले चैप्टर रिवाइज करो चाहे ना करो, पर एलडीआर जरूर देखना एक बार। अब सुनना, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स m टाइम्स, बिकम यदि m टाइम्स हो जाता है n ईयर्स में, तो q ईयर्स में कितना गुना हो जाएगा मैं मांग रहा हूं। एग्जैक्ट तो मैं मांग ही नहीं सकता आपसे, जब मैंने डेटा ही आपको टाइम्स में दिया है तो मैं आंसर भी आपसे किससे एक्सपेक्ट करूंगा, जो भी मैं पैसा डालूंगा वो कितना गुना कितने सालों में हो जाएगा। यहां पे समझने वाली बात क्या है, सुनिए, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में m टाइम्स एंड n ईयर्स ये आपको हमेशा होगा दोस्तों गिवन, इसके लिए हमारी फाइट नहीं है। जैसे कि इस सम ऑफ मनी बिकम्स m टाइम्स n ईयर्स, ट्रिपल हो गया 2 सालों में, ट्रिपल हो गया 2 सालों में, तो m क्या है और n क्या बताओ। ट्रिपल हो गया, m3 है, कितने सालों में हो गया 2 सालों में। सर जो ईयर्स होते हैं वो है q और जितना गुना हो गया वो है m। इसमें कोई दिक्कत दोस्तों, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, तुम बताओ q ईयर्स में कुछ साल दे दिए मैंने, फॉर एग्जांपल 6 साल में, 6 ईयर्स में, 6 साल में, ठीक है, वो कितना गुना हो जाएगा। क्या मैं आपसे भी फिर से टाइम देके टाइम देके मैं आपसे मल्टीपल ऑफ कितना हो जाएगा वही मांग रहा हूं, इन मल्टीपल ऑफ टाइम्स कितना गुना हो जाएगा ये मांग रहा हूं, है ना। या तो मैं आपको ये कह दूं, तुम बताओ 27 गुना हो जाएगा कितने सालों में। इन शॉर्ट दोस्तों मैं आपसे 2 चीजें मांग सकता हूं, ये m और n हमेशा क्वेश्चन आपको देगा, इतना गुना हो गया इतने सालों में। अब तुम बताओ इतना गुना होने में और कितने साल लग जाएंगे, या तो फिर इतने साल में और कितना गुना हो जाएगा। या तो वो आपसे मांग लेगा टाइम्स गाइस, या तो वो आपसे मांग लेगा टाइम्स, या तो वो आपसे मांग लेगा ईयर्स। बस
समझना, मैं ये पूरा शॉर्टकट कैसे बाईपास करवा रहा हूं, बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, चाहे हम फॉर्मूले से जाएं चाहे हम ट्रिक से जाएं, वी आर डिपेंडेंट अपॉन द रेट। पर जब ये प्रोपोर्शनेट चीजें बढ़ रही हैं तो हम रेट निकालने का चक्कर ही क्यों पालें, ठीक है ना। पूरे दोनों फॉर्मूले को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो डायरेक्ट रिजल्टेंट आएगा वही रिजल्टेंट का नाम है एडवांस शॉर्टकट नंबर 4। अब सुनिएगा दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है क्या, m टाइम्स और n ईयर्स हमेशा गिवन रहेगा, ये आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। इतना 5 टाइम्स हो गया 6 सालों में, 5 टाइम्स 6 सालों में, बताइए m कितना है और n कितना है, m है 5, n है 6, ठीक है। तुम बताओ 10 साल में कितना गुना हो जाएगा, मैंने आपको q दे दिया क्या, 10 साल में कितना गुना हो जाएगा। यदि मैं कह दूं तुम बताओ 20 टाइम्स और कितने सालों में हो जाएगा, तो क्या मांग लिया मैंने, ईयर्स, क्यों। अब सुनिए शॉर्ट एकदम दिमाग में कैसे रखोगे, यदि ईयर्स मांग लिया तो क्यों मांग रहा है, और मल्टीपल ऑफ टाइम्स मांग लिया तो इसको बोलते हैं दोस्तों ए क्यू। क्या मांग रहा है आपसे, ए क्यू। सॉरी, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर्स को। तो तुम बताओ 6 सालों में कितना गुना हो जाएगा मेरा अमाउंट, लेकिन बस फर्क इतना है जो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकाल रहे हैं, हम अमाउंट को निकाल रहे हैं कितना, किसमें, टाइम्स में। 27 टाइम्स हो जाएगा, जो भी पैसा मैं डालूंगा 10 सालों में 27 टाइम्स हो जाएगा। तो यदि आपसे वो मांग रहा है टाइम्स, यदि आपसे क्या मांग रहा है वो टाइम्स, तो क्या मांग रहा है ए क्यू, और यदि आपसे मांग रहा है ईयर्स तो क्या मांग रहा है क्यू। ये पॉइंट क्लियर है क्या, अभी तक मैं शॉर्टकट में नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ टर्म्स क्लियर कर रहा हूं इसके। दोस्तों एम और एन ये हमें निकालना है कि क्वेश्चन देगा, हमसे दो चीजें मांग सकता है वो, या तो ए क्यू या तो फिर क्यू। यदि ईयर्स मांग रहा है तो क्या मांग रहा है, क्यू, और टाइम्स मांग रहा है इतना गुना हो जाएगा कितने सालों में, उत्साह में दे दिया 10 साल में, और कितना गुना हो जाएगा, ए क्यू। ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों। अब एक काम करते हैं, अभी मैं इसको शॉर्टकट को लिखूं फिर से, अभी एक बार पहले क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम्स 27 टाइम्स। सर इस पूरे को पढ़ के क्या लगता है, इन हाउ मेनी ईयर्स, क्या मांग रहा है आपसे, ईयर्स, क्यू मांग रहा है, करेक्ट, ठीक है ना। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 27 टाइम्स, क्या दे दिया, ए क्यू, बहुत बढ़िया सर। लेकिन एम और एन तो दिया नहीं, आगे पढ़ते हैं। व्हेन इट ट्रिपल इटसेल्फ इन, तो कितना गुना हो जाता है, कितने सालों में, m टाइम्स n सालों में, मतलब m कितना है दोस्तों यहाँ पे 3, इसमें कोई दिक्कत, n कितना है 2। सर हमें दिक्कत होती है, मैं बता रहा हूं आपको, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक समय के बाद लोग q और aq में कंफ्यूज होते हैं। इतना दिमाग में रखो ना, ईयर्स मांग रहा है तो क्या मांग रहा है q, और टाइम्स मांग रहा है इतने टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा तो क्या मांग रहा है aq। इसमें तो कोई दोस्तों कोई दिक्कत। अब बताइए इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम, मुझे बताइए ए क्यू और क्यू क्या मांगा है, क्या दिया है, क्यू मांग रहा है क्या दिया है ए क्यू। इसमें कोई दिक्कत, चलो मैं इसको रिवर्स करता हूं। तुम बताओ यदि 3 गुना हो जाता है 2 सालों में तो 6 सालों में कितना गुना हो जाएगा। अब क्या दे दिया, क्यू दे दिया, 6 सालों में कितना गुना हो जाएगा। हाँ है ना दोस्तों, क्या ये पॉइंट क्लियर है। सोचो एक बार एग्जाम अभी पिछले का जून 2023, 3 क्वेश्चन बैक टू बैक। एक तो ये सेम डेटा सेम क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था इफ को डेटा दिया था उसका आंसर था 20 ईयर्स, कितने सालों में 4 गुना हो जाएगा। सॉरी, इफ 32 टाइम्स हो जाता है इतने सालों में तो कितने सालों में, सॉरी इतना कुछ तो दिया, और 32 टाइम्स हो जाएगा कितने सालों में, ये मांगा था। तो ये क्वेश्चन बहुत प्योरली शॉर्टकट नंबर 4 में बैक टू बैक 3 क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। अब ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ 2019, 21, 23 जून, ठीक है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है अभी गाइस। अब सुनिएगा प्लीज, पूरा ध्यान देना, यहाँ पे लिखिएगा मेरे साथ यहाँ पे, ए क्यू इज इक्वल्स टू एम की पावर क्यू अपॉन एन, बात खत्म। ए क्यू इज इक्वल्स टू एम की पावर क्यू अपॉन एन, ए क्यू इज इक्वल्स टू एम की पावर क्यू अपॉन एन, लिखा। सुनिए, यदि वो m टाइम्स हो जाता है n ईयर्स में, देन q ईयर्स में कितना गुना हो जाएगा ए क्यू। आपको इस प्योरली याद रखना पड़ेगा, ए क्यू इज इक्वल्स टू एम की पावर q अपॉन एन। सर ये शॉर्टकट हमें क्या लिबर्टी देता, देखिएगा, ए क्यू निकालना है, मान लेते हैं यहाँ पे ए क्यू इज इक्वल्स टू, ए क्यू मतलब A6, अमाउंट 6 निकाल रहे हैं, बस हम अमाउंट 6 को निकाल रहे हैं मल्टीपल ऑफ टाइम्स, 6 सालों में कितना गुना हमारा अमाउंट हो जाएगा। m की पावर, ये A6 सिर्फ नोटेशन है कि 6 सालों में कितना अमाउंट हमारा होने वाला है, ठीक है। बताइए m की पावर q अपॉन n, m कितना है दोस्तों 3, q कितना है दोस्तों 6 बाय n कितना है 2। मुझे बताइए 3 की पावर कितना आ गया, क्या 27 टाइम्स क्वेश्चन में दिया हुआ था ये, और हमसे इस बार 27 टाइम्स दिया है, क्वेश्चन मांग क्या रहा है
Q ईयर्स। आइए इस क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं एक बार। अब इस क्वेश्चन को मेरे साथ एक बार और पढ़ो दोस्तों। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 27 टाइम्स व्हेन इट ट्रिपल इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। पहले मुझे बताओ इन हाउ मेनी ईयर्स मांग रहा है, तो AQ मांग रहा है कि Q मांग रहा है? Q मांग रहा है सर, ये हमसे मांग रहा है Q। गाइस कितना गुना? 27 टाइम्स। अब मुझे बताइए क्या दिया है, ट्रिपल हो जाता है कितने सालों में? तो M कितना है दोस्तों? 3 गुना हो जाता है, कितने सालों में हो जाता है? 2। क्या इस बार आपको टाइम्स देखिए ईयर्स मांग रहा है क्या? 27 गुना होने में और कितने साल लग जाएंगे? Q मांगा है, सेम शॉर्टकट यूज करेंगे हम, ईयर्स मांगा है तो भी। क्या है शॉर्टकट बताइए? AQ इज इक्वल टू M की पावर Q अपॉन N। मुझे बताइए AQ कितना दिया है? सर मुझे पता करना है कितने सालों में 27 टाइम्स हो जाएगा, बोलो हाँ ना। M कितना है दोस्तों? 3। सर हमें Q निकालना है, Q को Q रहने दिया। बताइए N कितना है? 2। इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे, कोई बता सकता है क्या? देखो नहीं, ऑप्शन से क्वेश्चन जा सकते हो पर एक बार बात करते हैं। यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 3 है। तुमको नहीं लगता कि कुछ 27 का कुछ कर सकते हो, बेस सेम कर सकते हो? 3 का 3:3 कर सकते हैं। सर क्या मैं 27 को यहाँ पे 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, बोलो हाँ ना। इज इक्वल टू 3 की पावर Q अपॉन 2। एक मिनट समझो, एक गलती जो आप बचपन से करते आ रहे हो उसको सुधारो। हमारी हैबिट, अरे सब ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये ऐसा इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं करते। ये कोई कैंसिल वाला कोई कॉन्सेप्ट है क्या? ऐसा बॉड मास का ऐसा कोई नियम नहीं जो वो ये लिबर्टी दे कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ, बचपन में कहते थे ये इक्वल टू साइन के साइन की इंपॉर्टेंस को समझो। ये इक्वल टू साइन का मतलब है जो LHS में लिखा है वही, समझा कि नहीं? प्लीज समझो, यहाँ पे जो LHS में लिखा है वही RHS। यदि इस पूरे का मतलब है 50, मान लेते हैं एक बार, तो इस पूरे का मतलब ही कितना है? 50। तो हम बोलते हैं यहाँ पे यदि इक्वल टू साइन तुझे जस्टिफाई होना है, सिंस बेस सेम है तो पावर को सेम होना ही पड़ेगा। इन दोनों को इक्वल होने का एक ही तरीका, यदि बेस सेम हो गए हैं तो पावर को सेम होना पड़ेगा। तो ये कंपैरिजन टेक्निक आती है। यदि आप बचपन से ऐसा कट करते आ रहे थे तो वो इसीलिए हम लोग कट करने की हैबिट डेवलप हो जाती है। पहले बचपन में कहा जाता था एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को छुपा दो, बचा क्या उसको इक्वल कर दो। अब वो छुपाने से कॉन्सेप्ट कहाँ खत्म हो कन्वर्ट हो गया, काटना भैया देखना सेम है काट दे। वो छुपाने का तरीका बदल दिया आपने, काट दिया उसको। पर ये बॉड मास का कोई भी नियम आपको काटने का ऑप्शन नहीं दे रहा। मैं पूछूं आपसे क्या लगाया, मल्टीप्लिकेशन लगाया, डिवीजन लगाया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो कौन सा नियम है जिससे तुमने इसको कट कर दिया? तो ऐसा कोई नियम नहीं है। गाइस सुनिए, यदि बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को सेम होना पड़ेगा। तो यदि पावर को सेम करेंगे तो 3 इज इक्वल टू Q/2, तो Q कितना आ गया? 6 ईयर्स। गाइस 27 गुना होने में कितना साल लग जाएगा उसको? 6 ईयर्स। ऑप्शन बी। क्या पॉइंट क्लियर है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी PYQ की बुक्स मिलेंगी, मैं उसमें दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, 20 ईयर्स वाला और 32 टाइम्स वाला भी, ठीक है गाइस? क्या शॉर्टकट क्लब समझ में आ गया अच्छे से? याद रखना M और N मैं पता करूंगा कि सवाल देगा, ये क्वेश्चन देगा। हमारी जंग किस पे है? यदि ईयर्स मांगा है तो Q, और टाइम्स मांगा है इतने सालों में कितना गुना हो जाएगा, तो क्या अपना AQ। बात खत्म। मान लेते हैं, अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है, सब मान लो हम नहीं कर पाते बेस को सेम और हमारी पावर डेसिमल में होती। ये तभी मुमकिन है जब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक बार क्लियर देखो, अब वहां पे आ गया लॉग का कॉन्सेप्ट। यदि मान लेते ऐसा कुछ आ गया 2 की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 की पावर समथिंग आ गया, कुछ तो भी आ गया यहाँ पे, ठीक है? बेस सेम है नहीं, ठीक है ना? आपको यहाँ पे कोई, यहाँ पे आपका एक जगह पे वेरिएबल नहीं रहेगा, एक जगह पे नंबर रहेगा आपका। 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 की पावर, फॉर एग्जाम्पल 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। अब आपका बेस सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? x की। पावर कहां पे बैठी है? आपको x का वैल्यू निकालना है। बेस सेम हो ही नहीं पाया, तो आप बिल्कुल भी ऐसा कह सकते हो कि इस बार x इज इक्वल टू 3, आप ऐसा कह सकते हो क्या? नहीं। इफ द बेस आर सेम देन पावर मस्ट बी सेम, बट यहां बेस सेम है क्या? नहीं। इसका मतलब डेफिनेटली ये पावर कोई तो ऐसी डेसिमल में बैठी है जिसकी वजह से मुझे 3 की ऐसी पावर चाहिए डेसिमल में जो मुझे 2 क्यूब दे दे, मतलब 8 दे दे। दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका हमें मिलता है लॉगरिथम चैप्टर में। लॉगरिथम हमें हेल्प आउट करता है, कोई भी पावर को कैलकुलेट करना सिखाता है, ठीक है? अब ये सॉल्व करने का तरीका ये है, 2 log 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय log 3। अब ये वाला पार्ट जो है मैं आपको लॉग में सिखा दूंगा आपको। यदि मान लेते हैं कभी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड पावर आ गई, ये पूरा सेम क्वेश्चन बन के ही आपके सामने आने वाला है लॉग चैप्टर में। लॉगरिथम का मकसद ही है पावर को कैलकुलेट करना, ठीक है? तो इसका टेंशन मत लो, ये जब लॉग हो जाएगा तो पार्ट क्लियर हो जाएगा आपका। हालांकि मैं आपको ये भी स्किप करके कैल्सी में सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखा दूंगा। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ जाऊं? चलिए गाइस, हियर वी आर डन विद द एडवांस शॉर्टकट नंबर 4।
लिख लिया ये? चलो दोस्तों अब सुनिएगा, ऑलमोस्ट वी आर डन विद द, ये क्वेश्चन और 51 को कट कर दो आप, 51 में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन गलत है दोस्तों। क्वेश्चन और आपको बहुत वो एडवांस शॉर्टकट नंबर 1 का क्वेश्चन था, यहाँ पे आप या तो आप यहाँ पे 7520 लिख दो, या तो आपका आंसर 950% आएगा, उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। 950% आ गया होगा आप लोगों का, वो सही आया है, ठीक है। पर क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 9%, 9.5% दिया है, आपको 950% आएगा, जो डेटा दिया है क्वेश्चन वो गलत डेटा दे दिया है, ठीक है। तो अब कट कर दो, जाने दो, इससे बहुत टफ क्वेश्चन हमने कर लिए गाइस। अब सुनिएगा सर, हम लोग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस तो कर चुके हैं, नन कर दो, या तो 950% निकाल के ऑप्शन ए को ठीक कर दो, एक ही बात है। क्वेश्चन इसलिए कट करा दिया, डेटा बहुत अजीब है गाइस। आगे बढ़ जाए, वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दिस, ठीक है। सुनो, ये एडवांस शॉर्टकट नंबर 2 पे एक खींचो ऐसी लंबी लाइन, सुनो गाइस, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, यहां पे मैं एक अच्छा खासा शॉर्टकट आपको लिखवाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी रुक जाओ। एक नीचे यहां पे लिखो टाइम रिक्वायर टू डबल। देखो याद है हमने अब एक क्वेश्चन किया था कि कितने सालों में मेरा पैसा 40% से बढ़ जाएगा, तो हमने यहाँ पे ये वाला नोट था ये हमारा, तो हमने कहा इस केस में आप कितना मान लो, 100 रुपये मान लो, 40% हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब अमाउंट कितना मान लिया आपने 140, बोलो है ना। समय मांगा था तो आपने ऑप्शन से क्वेश्चन जाके टाइम को निकाल लिया था, R/100 + 1 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल 100, ऑप्शन ए है 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7, 140 नहीं मिला। अगला बड़ा ऑप्शन है 10, 8 9 10, 140 नहीं मिला। 11 12 13 14 15 16 17, 140 मिल गया था, याद है ये वाला पार्ट। अब पॉइंट ये है सर, मान लेते हैं वो कहता कितने सालों में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, तो कायदा तो ये कहता है कि नहीं पता स्टार्टिंग में कितना था, क्या मान लो 100, डबल हो जाएगा मतलब कितना मान लो 200, ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, मान लेते हैं 6%, और मांग रहा है टाइम कि कितने सालों में मैंने कुछ भी पैसे बैंक में डाले वो डबल हो जाएगा। अब यहां पे सेम क्वेश्चन है हमारा नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या था, जब भी टाइम मांगता है, सॉरी नोट नंबर 1 प्रिंसिपल रेट और टाइम, गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। दूसरी बात यहां पे हमें यह समझ में आती है कि यदि हमें कुछ भी निकालना है ऑप्शन से क्वेश्चन जाएंगे और डेटा नहीं दिया तो 100 रुपये मान लेंगे, ये पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी इसका एक शॉर्टकट लिखवाना चाहता हूं, यदि कभी भी आपसे पूछ ले कि कितने सालों में पैसा हो जाएगा डबल, कितने सालों में पैसा हो जाएगा डबल, तो आप बिल्कुल आप अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। फिर भी डायरेक्ट डबल के लिए आप एक डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखो, लिखिएगा टाइम t इज इक्वल टू 0.35 प्लस 0.69 डिवाइडेड बाय r परसेंटेज। यदि आपको रेट दिया है और आपको डबल चाहिए, जो भी पैसा आप डालोगे बैंक में कितने सालों में वो डबल हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, चुपचाप ऐसे टाइम निकाल सकते हो। लिख लिया ये यार, ये तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है ना यार, रेफर करते 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 कुछ R&D का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। कुछ अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, यदि आप दोनों, ये शॉर्टकट मैं नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है। यदि आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के फॉर्मूले को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और एलिमिनेशन टेक्निक यूज करोगे तो एलिमिनेट करके आखिरी में यहाँ पे पहुंचोगे। ये काम यदि हम फॉर्मूले से जाएंगे तो हमको पूरा करना पड़ेगा, जब तुमको पता है 2 ईयर और 3 ईयर बार बार आ रहा है हर साल, तो शॉर्टकट बना के याद करा रहा हूँ मैं आपको। इन शॉर्ट मैं आपको ये भी जो आपको लिखवा रहा हूँ, ये जो डायरेक्ट शॉर्टकट है कि इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वहां से रेट निकालना, फिर हमें टाइम के लिए वो रेट को पुट करना, आप यहीं पे पहुंचोगे आखिरी में। मैं वही चीज़ आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, बस रेट कट जाता है, बचता ही नहीं है रेट। जब रेट बचने ही नहीं वाला है तो क्या करना फालतू का, R/R आता है। हाँ नहीं, सारी चीज़ें तो मैंने नहीं ढूंढी है देखो जहाँ पे चीज़ें हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिखने वाले हैं, ठीक है ना, वो मैक्सिमम चीज़ें अपनी बनी हुई है। मतलब मैथ्स आप सोचो एक बार, मैथ्स क्या कोई बुक से पढ़ के समझ में आता तो क्लास लगाने की कभी ज़रूरत पड़ती। पॉइंट ये है कि यदि बुक से मैथ्स पढ़ भी ले, इतना सा पैराग्राफ देता है कॉन्सेप्ट का, और क्वेश्चन जो देता है वो कहीं पैराग्राफ से मैच करते नहीं है। मैथ्स इज़ ऑलवेज अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपको बुकिश लैंग्वेज छोड़ देना चाहिए, मतलब हमेशा ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, 0.35 प्लस 0.69 डिवाइडेड बाय R%। अब सुनिएगा इस क्वेश्चन को एक बार देखो, यहां पे टाइम ईयर्स जो है, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 टू डबल इटसेल्फ, कितने सालों में डबल हो जाएगा। आज मैंने 1000 रुपए बैंक में डाले तो डबल हो जाएगा, मतलब कितना 2000, बोलो हाँ है ना।
गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 6%। मुझसे क्या मांग रहा है टाइम, बोलो हाँ है ना, कायदे से टाइम मांग रहा है, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया, आप ऑप्शन से क्वेश्चन जा सकते हो, हाँ है ना। एक मिनट रुक जाओ, उठाओ कैलकुलेटर एक बार गैस, अब शॉर्टकट नहीं लगाना, शॉर्टकट नहीं लगाना अभी, रुक जाओ, गलती हो गई पहले पढ़ा दिया, रुक जाओ, शुरू करें प्रथम, आ जाओ, R अपॉन 100 6 अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 1000। सुनिए अब ऑप्शन को ध्यान से देखो एक बार, ऑप्शन में है 11, 11.3, 11.5, 11.9। अब दिक्कत क्या है, 11 बार तो इक्वल टू का बटन दबा सकते हैं, ठीक है ना, दबाओ 11 बार इक्वल टू का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1898 हो गया। अब ये जो 102 रुपए हैं इसको पूरा एक साल चाहिए नहीं, कुछ महीनों में ही आपका 102 रुपए का ब्याज मिल जाएगा और आपका बैंक बैलेंस 2000 हो जाएगा। सर ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, 3.6.9 हम चाह के भी चेक कर सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड पे मैं कह रहा हूं एक बार इक्वल टू का बटन एक बार और दबाओ। क्या दोस्तों आपको लग रहा है 2012 रुपए हो गए, डेफिनेटली ऑप्शन इज मोर क्लोजर टू 12 ईयर्स। अभी ये वाला पार्ट हमारा पेंडिंग है कि व्हेन द ईयर्स आर इन डेसिमल, या जैसे मैं आपको यहाँ पे 11.6 ईयर्स के लिए निकलवाऊंगा, अभी 11.6 ईयर्स के लिए निकलवाऊंगा तो 11.9 सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, पर ये मैं आपको डेप्रिसिएशन करते वक्त पढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों जगह पे सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन अभी सिंस ये डबल मांग रहा है, भले ईयर्स आर इन डेसिमल, क्या मुझे कोई किसी तरीके से कोई टेंशन वाली बात है क्या, नहीं, क्या है शॉर्टकट, क्या है 0.35 प्लस 0.69 डिवाइडेड बाय आर की आर परसेंट। गाइस 6 से डिवाइड मत करना, या तो डेसिमल में ले लो 0.06, या तो आपके पास कैलकुलेटर में एक फीचर है कि 6% का बटन ही दबा दो, सिंस अब कैलकुलेटर अलाउड है, कोई टेंशन वाली बात है क्या कैलकुलेशंस के लिए, नहीं। दोस्तों उठाओ कैलकुलेटर हाथ में, चालू करें मेरे साथ, ऑन का बटन दबाओ ना, स्टार्टिंग से पॉइंट हो गया, अब रुक जाओ मेरे साथ प्लीज, मतलब कितना ही भाई, 0.35 को करो m प्लस, इसको डाल दो आप m प्लस, डाल दिया, अब टाइप करिए 0.69, मुझे बताइए 0.69 को डिवाइड किससे करना है, 6 की 6%, डिवाइड के बाद दबाइए 6%, 11.5 दिख रहा है, इसको भी m प्लस कर दो, दोनों का टोटल चाहिए, MRC का बटन दबा दो, क्या 11.85 आ गया ईयर्स, आप एग्जैक्ट आंसर निकाल चुके हो। लेकिन ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो क्या राउंड ऑफ करके 1 डिजिट पे एक्सप्रेस कर रहा है डेसिमल के बाद, यदि मैं इसको राउंड ऑफ करूं 1 डिजिट पे तो क्या आएगा, ये 11.9 ईयर्स। गाइस यदि मैं इसको सिर्फ राउंड ऑफ करके 1 डिजिट पे एक्सप्रेस करना चाहूं तो 11.9 ईयर्स, ऑप्शन डी। सर लेकिन क्या मान लेते हैं यदि हमको डबल की जगह ट्रिपल बोल रहा होता तो शॉर्टकट तो है नहीं हमारे पास, तो हमें जाना पड़ता बेसिक ट्रिक से, इक्वल टू डेसिमल में रहा तो भी अपन डेवलप कर लेंगे अभी, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया गाइस, डबल का शॉर्टकट याद रखोगे, ठीक है। यहां पे हमारा सुन लीजिए कुछ थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस, बहुत ही थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, बहुत थोड़े से ये वाले क्वेश्चंस हमारे बचे हैं जिसको हम थोड़ा डिटेल में लेके चलने वाले हैं। 1 2 3 4, ये वाला क्वेश्चन कट कर दीजिए, एडवांस वाला नहीं है आपके में गाइस, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये ऐसा में ऑलरेडी कवर्ड है, तो हमें करने हैं मोस्टली 4 क्वेश्चंस, 1 2 3 4। अब आ जाइए उन 4 क्वेश्चंस को अपन करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा रुक के उन क्वेश्चंस पे आएंगे। आज एक रिक्वेस्ट है, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक करवाएं एक बार रिवाइज करके आओगे, ठीक है। अभी मैं आपको ले रहा हूँ एक अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं क्योंकि अभी अपने पास एक अच्छा टाइम है, यदि उन क्वेश्चंस को कर लिया तो शॉर्ट एक नया कॉन्सेप्ट शुरू नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट वी आर डन विद द कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर भी अपन एक शॉर्टकट हमारा बचा है और उस पर क्वेश्चन हमारे बचे हैं, ठीक है ना। हम उसको मेथड से भी करेंगे और शॉर्टकट से भी करेंगे, इसलिए मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा। तो कल हम शुरुआत करेंगे और 4 क्वेश्चन से, अभी ले लेते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शुरू करके हम आराम से खत्म कर सकते हैं। गाइस कल हमारा फेज 1 पूरा हो जाएगा खत्म अलॉन्ग विद द रिविजन। आगे बढ़ जाऊं, सुनो एक बात बताओ, कॉमन सेंस बेस्ड बात करते हैं जो कि तुम्हारे पास नहीं है, सुनो फिर भी सुनो। आज 100 रुपए बैंक में डाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यार, एक बात बताओ, साल खत्म होने के बाद मैं बैंक से कितना पैसा मांगूंगा, 100 का 6%, 6 रुपए। पर मैंने कहा बैंक, मैंने आपको पैसा दिया था ईयरली नहीं, कंपाउंडिंग मैंने बात कही थी, कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, हाफ ईयरली। तो मैं पहला ब्याज बैंक से मांगने कब जाऊं, साल के आखिरी में कि 6 महीने के बाद? 6 महीना खत्म हो गया, मैं कटोरा लेके पहुंच गया बैंक मेरा ब्याज। तो बैंक ने कैसे कैलकुलेट किया, देख भाई अमन तूने डाले थे 100 रुपए, बोलो है ना, देख मल्टीप्लाई बाय 6%, 6 रुपए, 6% पर एनम, रेट्स आर ऑलवेज पर, तो ये 6 रुपए कब का है, साल भर का। तू कब आ रहा है,
आधे साल में, डिवाइड बाय 2, चलिए ले 3 रुपये अपना और निकल यहाँ से, हो गया 3 रुपये। अब मुझे होता मिला नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए, कंपाउंडिंग कर लो, पैसा बैंक में ऐड कर लो, ठीक है। अब मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया 103, बोलो हाँ है ना गाइस। यहाँ पे 6 महीने खत्म हुए, 3 रुपये आ गए थे ना, बोले बैंक में ऐड करवा के बाहर निकल गया मैं, ठीक है ना, 3 रुपये ऐड कर लिए। फिर मेरा फिर से 6 महीना खत्म हुआ, मैं फिर पहुंच गया बैंक मेरा ब्याज, अब मेरी बारी। बैंक ने कहा देख अमन तूने कितने पैसे डाले थे 100 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइडेड बाय 2, 3 मतलब ना, अब तुम गलत हो भाई, तुमने प्रॉमिस किया था पैसा कैसे देने वाले हो, लास्ट बैंक बैलेंस। मेरा लास्ट बैंक बैलेंस 100 है कि 103, सब समझे मैं क्यों ऐड करवा के निकला था बैंक। अब बैंक ने निकाला 103, लिखो 103, ठीक है अमन, ये ले 103 का 6%, ये 6.18 कितने का है, 6 महीने का 1 साल का। रेट इज ऑलवेज पर एनम, आपने मल्टीप्लाई बाय 6% किया तो पर एनम रेट आया। ये 1 साल का है, पर आपको बैलेंस ब्याज कितने मिलेगा, बचे हुए 6 महीने का डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 3.09। अब बैंक बैलेंस को मारो गोली, आपने यहां पे इंटरेस्ट कमाया 3.09 और आपने यहां पे कितना कमाया 3, टोटल इंटरेस्ट कितना कमा लिया आपने 6.0। दोस्तों दिखने में दिख रहा है रेट 6%, कायदे से ये 1 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज 6% के हिसाब से 6 रुपए मिलना चाहिए था, या कोई 6.09 कैसे मिल रहा है, हाफ ईयरली तो क्या हुआ, हाँ वही तो कह रहा हूं, ये जब वही तो बात है, यदि जब इफेक्टिव रेट आपको मिलता है, मतलब इफेक्टिवली बात करूं तो आपने 6% कमाया कि 6.09% कमाया गाइस, इसको हम कहते हैं नॉमिनल रेट, क्या कहते हैं नॉमिनल, और इसको हम कहते हैं इफेक्टिवली कितना कमाया। मतलब सर इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट आएगा ही तब जब आप, यदि मान लेते हैं यदि मुझे पैसा मेरा कंपाउंड हो रहा था ईयरली, पैसा मेरा कंपाउंड हो रहा था, तो साल के आखिरी में 6% निकाला बैंक ने, क्या मैं कह सकता हूं क्या, यदि इन केस ऑफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, अब दोस्तों जो भी आप लोग नए आए हो आप लोग सब कनेक्ट कर सकते हो, सुनना, यदि ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, चाहे आपको नॉमिनल रेट हो चाहे इफेक्टिव रेट हो, बोथ आर सेम। आपका इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब कंपाउंडिंग साल के आखिरी में ना होकर के बीच में हो जाए। यदि बीच में पैसा बढ़ गया तो अगला ब्याज बढ़े हुए पे मिलेगा, हाँ है ना, तो जब बढ़े हुए पैसे पे ब्याज मिलेगा तो थोड़ा ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो इफेक्टिवली आप क्या कमाओगे ज्यादा। दोस्तों इसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें कोई दिक्कत है क्या सर, एक बात बताओ, यदि मान लेते हैं यही होता मंथली, तो क्या ऐसे ही करते बैठ करके 1 महीने का ब्याज निकाले, फिर यहाँ उसके ऐड किया, उसका ऐड किया, 12 बार ऐड करके यहाँ पे, ऐसे कर सकते हो क्या, नहीं, हाँ कर सकते हो, पर कौन करके एग्जाम है, कर लेना बैठ के, वहाँ पे रफ पेज अलाउड नहीं है, इन्विजिलेटर सप्लीमेंट्री, अरे अलाउड ही नहीं है भाई, कहाँ लिखेंगे इतना। सुनना, इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमें कैलकुलेशंस ऐसे तो करने नहीं, बैठ के मैनुअल अप्रोच तो करनी नहीं, ऐड कर करके तो निकालना नहीं है। तो दोस्तों आइए उसी के लिए हम देखने जा रहे हैं ट्रिक ऑफ इफेक्टिव रेट। पहले इसको पढ़िए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज इक्विवेलेंट, ये एक तरह का एनुअल रेट ही है, एनुअल रेट है, कंपाउंडेड, जब इंटरेस्ट आपका कंपाउंड हो रहा है मोर देन वंस इन अ ईयर। यदि आपको पैसा साल के एंड में ना मिलके कंपाउंडिंग बीच में हो गई, 1 महीने के बाद आपने पैसा ले लिया, ब्याज मिल गया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, फिर बड़े हुए पे ब्याज मिल रहा है, क्वार्टरली हो गई, 3 महीने के बाद ब्याज मिला, आपका बैंक बैलेंस में ऐड हो गया, फिर अगला ब्याज उस पर बड़े हुए पे मिला, फिर अगला ब्याज उस पर बड़े हुए पे मिला, फिर आखिरी में ब्याज मिला। तो आपको नहीं लगता दोस्तों कि आपको उनको कुछ ज़्यादा इफेक्टिवली जो दिख रहा है रेट और जो मिलेगा उसमें डिफरेंस रहने वाला है। तो जो आपको एक्चुअल मिला, जो आपको एक्चुअल मिला उसको कहते हैं इफेक्टिव रेट, और जो बैंक दिखा रही है बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग पीरियड को इररेस्पेक्टिव हटा दो, नॉमिनली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6%, कंपाउंडिंग यदि क्वार्टरली हाफ ईयरली हो रही तो मिलेगा कुछ ज्यादा, तो जो एक्चुअल मिला दैट इज नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझा क्या सर, ये बताओ ना यार, ये 6.09 जो निकाला आपने, ये तो ठीक है कर सकते हैं, फिर भी हाफ ईयरली के लिए आसान है, क्वार्टरली रहा तो 4-4 बार कैलकुलेट करेंगे, मंथली 12 बार कैलकुलेट करेंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं। आइए दोस्तों लिखते हैं इसकी ट्रिक, शुरू करें। दोस्तों हमारी सारी की सारी ट्रिक देखो 5 ट्रिक पढ़नी है, दूसरी ट्रिक पे अपन अभी आ गए, तीसरी ट्रिक कल स्टार्टिंग में 15 मिनट में खत्म हो जाएगी, बचे उसके बाद 2 ट्रिक जिसमें हम 5 दिन लगाएंगे, ठीक है ना, तो ठीक है, जिसमें एक्चुअल टाइम लगेगा आपको, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ धीरे धीरे आप लोग डेवलप होते होते उस लेवल तक आ चुके हो। सुनना, हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है, R/100। मैं आपको समझाता हूँ ये ट्रिक, R/100 + 1। सर ये तो सिर्फ कैलकुलेशन एफर्ट्स को कम कर रहा है, R/100 + 1। सुनिए, रेट्स जब मैं कहता हूं 6% पर एनम, तो याद है इसकी बात हुई थी, रेट्स आर ऑलवेज आउट ऑफ 100, मतलब 6% मैं कह रहा हूं, मतलब 100 रुपए पे 100 पे 6 रुपए, हाँ है ना।
ये पूरी ट्रिक सेम है कंपाउंड इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट की, पर यहां पे हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आउट ऑफ 100 हम बताते हैं। तो मान लीजिए प्रिंसिपल हमेशा कितना आपका 100, प्रिंसिपल कितना आपका, मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल ना करके मल्टीप्लाई बाय 100। वहां पे भी आप इक्वल टू का बटन दबाते थे, यहां भी इक्वल टू का बटन दबाओ, ठीक है। वहां पे जो भी आता था वो आता था अमाउंट, तो यहां भी आएगा अमाउंट। लेकिन मुझे चाहिए इंटरेस्ट मैंने एक्चुअली कितना कमाया, तो अमाउंट से क्या माइनस करते थे आप, प्रिंसिपल। यहां पे आपका प्रिंसिपल कितना है 100, तो जो भी आ रहा है आंख बंद करके -100 कर दो, आपका मिल जाएगा इफेक्टिव रेट। मुझे एक बात बताओ, क्या इस ट्रिक और कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक में कुछ भी फर्क है? थोड़ा सा फर्क है, मल्टीप्लाई प्रिंसिपल की जगह मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि रेट्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100, तो मैंने 100 मान लिया प्रिंसिपल को। समझा क्या दोस्तों? गाइस मुझे बताइए हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहां से होती है? R/100 + 1। मैंने कहा था ना थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, बस थोड़ा थोड़ा यहां पे चेंज आएगा, इतना सा पार्ट चेंज हो जाएगा और पांचों ट्रिक आपकी एज इट इज चलने वाली है। तो याद करने का प्रेशर आपको नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे समझा के आपको समझा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ट्रिक को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ट्रिक आपके सिर्फ कैलकुलेशन एफर्ट्स को कम कर रही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा याद करवाने का तरीका मेरे पास है, वो मैं आपको याद करवाऊंगा क्लास में ही। मुझे बताओ हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है? R/100 + 1। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, और इफेक्टिव रेट है तो मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू दबाया, जो भी आ रहा है आंख बंद करके -100। अब सुनो सर, आपने तो कहा था ईयरली के केस में इफेक्टिव और नॉमिनल सेम रहता है, तो ये फालतू की ट्रिक क्यों लिखी? अरे लिख दिया, निकालोगे सेम ही आएगा, ठीक है। अब रुक जाओ, यहां पे एक बार लिख दो, बेस इज इक्वल्स टू 1 ईयर। बहुत सोच समझ के मैं इसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा, एकदम सही जवाब देना। गाइस ये बेस इज इक्वल टू 1 ईयर, क्या सर ये बकवास लिखने की जरूरत भी नहीं है? फिर क्यों लिखा? ताकि तुम ना भूलो। सुनो, रेट्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड पर एनम, है ना। कभी आप ऐसा नहीं देखोगे ऑप्शन में 6% पर क्वार्टर ना, आप भाई तो क्वार्टर मत बता, मल्टीप्लाई बाय 4 करके ईयरली बता मुझे। रेट्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड पर एनम, कभी ऐसा नहीं होता बैंक गए, बैंक क्या चल रहा है आजकल इंटरेस्ट 6%, हाँ वो तो ठीक है, कैसा ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टर, अरे तो तेरे ऊपर है तुझे कंपाउंडिंग कैसे करनी है। रेट इज 6% पर एनम, रेट्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड पर एनम। तो अब हुआ क्या, आपको यहां पे इफेक्टिव रेट निकालना। इफेक्टिवली आपने एक साल में कितना कमाया, इफेक्टिवली आपने एक साल में कितना कमाया, क्या हुआ? चल तो रहा है, चल तो रहा है। अब ये नहीं पता, ये तो तू बताएगा भाई। मैंने तो किया था सेफ फाउंडेशन, इस पे चलता है ना सर? हाँ इसी पे चलता है। अच्छा इधर चल रहा हूँ, सब तो चल रहा है। कौन से बस सर? अभी यार आगे बढ़े दोस्तों। अभी यहाँ पे ध्यान देना, 6.09%, कहाँ पे थे अपन? पर एनम। रेट्स आर ऑलवेज पर एनम। अरे भाई तेरे को पैसा कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली, क्वार्टर, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर एनम मुझे बता। अब यहाँ पे इफेक्टिव रेट कभी ऐसा नहीं होगा 5 साल तक ब्याज मिलता है तो 5 साल का इफेक्टिव रेट, ये बोलना ही गलत है कि 6% पर ईयर, नहीं पर 5 ईयर। क्या 5 साल का 6%, एक साल का कितना? तो एक साल का बताना मुझे। तो गाइस वी ऑलवेज कैलकुलेट द रेट फॉर 1 ईयर। ईयर्स हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तूने कितना दिया। मैं जब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सिखाऊं, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैलकुलेशन करेंगे, किसी भी चैप्टर में करेंगे, एट द एंड हमारा मकसद ये है कि हम अपने रेट को पर एनम एक्सप्रेस करें। कैसे एक्सप्रेस करें? पर एनम, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पे अब एक बताओ, एक साल में कितने साल? तो गाइस ये कितने और प्रेस करोगे? 1 टाइम्स। भले ही ऑप्शन में 5 साल दिया होगा, लेकिन हमें उसे कोई लेना देना, क्यों? रेट इज ऑलवेज एक्सप्रेस पर एनम। मुझे एक साल में मैंने इफेक्टिवली कितना कमाया, जितना एक साल में इफेक्टिवली कमाऊंगा हर साल वो तो सेम ही रहने वाला है। समझा क्या गाइस? मुझे तो ये हाफ ईयरली, तो R/100 क्या R/200 + 1 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी दिख रहा है माइनस इफेक्टिव। गाइस मुझे बताइए ये इक्वल्स टू का बटन कितने बार? 2 टाइम्स। यदि क्वार्टरली है तो R/100 + 1 मल्टीप्लाई बाय, जो भी दिख रहा है माइनस, क्या मिल गया गाइस? इक्वल टू कितने बार? एक साल में कितने क्वार्टर?
अभी तक मैं आपको ये चीज ऊपर फिक्स नहीं करवा रहा था, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कह रहा था, लेकिन हम लोग जब इफेक्टिव रेट कोई भी रेट निकाल, इट इज ऑलवेज पर एनम। तो एक साल में कितने क्वार्टर? 4। गैस मंथली है तो R अपॉन 1200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय जो भी दिख रहा है -100, क्या आ जाएगा आपका इफेक्टिव? मुझे बताइए इक्वल्स टू का बटन कितने बार? 12 टाइम्स। हाँ या ना दोस्तों? याद है, हो जाएगी अच्छे से ट्रिक। क्या है, हमने बस प्रिंसिपल को किससे रिप्लेस कर दिया? 100 से। लिख लिया ये? अरे ये इसके बाद आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अच्छा रुक जाओ, एक बार लिख लो, आ रहे हैं अपने जो क्वेश्चन है उसी पे आ रहे हैं। यही तो है, पर अपन लिख नहीं रहे ना यहाँ पे, A-100 लिख नहीं रहे अपन, जो भी आएगा -100 आएगा, अमाउंट -100, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो कर रहे हैं, सही तो बोल रहा है। लिखवाऊंगा तो अमाउंट आया नहीं ना, प्रैक्टिकली अमाउंट निकाला ही नहीं मैंने, इसलिए अमाउंट वर्ड लिखना गलत हो जाएगा यहाँ पे। आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ एक मिनट। दोस्तों ये हो गया, लिख लिया ये। आइए एक क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इस क्वेश्चन पे आओ जो हम लोग सीख रहे थे। एक मिनट समझो, मेरे साथ आओ, एक बार स्टार्ट करो। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारी कंपाउंडिंग हमने कैसे करी थी? ईयरली की हाफ ईयरली? हाफ ईयरली किया था हमने। अरे सर ईयरली करते तो आपका इफेक्टिव रेट भी 6% और नॉमिनल रेट जो था 6%, वही आपका इफेक्टिव रेट हो जाता। यदि आप ट्रिक लगाते भी तो आखिरी में 6% भी आ जाते हैं आप लोग। गाइस शुरुआत करते हैं, लेकिन जो आंसर निकालेंगे पीछे मत भागो, मुझे समझाना है। R अपॉन 100 की 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल में इस बार क्या आपका 100 रुपए। आप पहला इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आ गया? 103। क्या ये वही 103 है जो यहां मिल गया था आपको? मतलब अल्टीमेटली आपने क्या किया, 3 रुपए को आपने ऐड कर दिया, अगला ब्याज इस पे मिलने वाला है, ठीक है ना? इक्वल टू एक बार और दबा दो आप। तो ये जो है ये आपके 2 साल के बाद का अमाउंट है, लेकिन हम यहाँ पे टेक्निकली हम अमाउंट नहीं निकाल रहे हैं, हम इफेक्टिव आउट ऑफ 100 कर रहे हैं, तो हमें अमाउंट कभी चाहिए ही नहीं। यहाँ पे जो पहली ट्रिक थी, यदि अमाउंट मांगा तो अमाउंट चाहिए, इंटरेस्ट मांगा तो माइनस प्रिंसिपल करना है। यहां पे आपसे कभी ऐसा अमाउंट मांगेगा ये क्वेश्चन ही कहना गलत है। वो आपसे हमेशा क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट कितना कमाया भाई, इंटरेस्ट इफेक्टिवली कितना कमाया। अमाउंट तेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया वो नहीं चाहिए, तूने इंटरेस्ट इफेक्टिवली कितना कमाया। दिस इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना? 100 रुपए, 6.09। समझा क्या? मैं अमाउंट निकालना ही नहीं है, मुझे निकालना ही क्या, मैंने इफेक्टिवली ब्याज कितना कमाया, इफेक्टिव रेट कितना कमाया। समझा क्या दोस्तों? तो आपका ये आ गया 6.09। क्या दोस्तों हमें ये फालतू के मेथड लगाने की जरूरत है कि बार बार? नहीं। क्वार्टरली तो R अपॉन और मंथली तो R अपॉन, और यदि ईयरली है आप लगा भी दोगे तो इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट दोनों क्या आएंगे? सेम। गाइस लिख दिया अपन ने कि हमारा पैटर्न डिस्टर्ब ना हो, पर दिस हियर गाइस इफेक्टिव रेट एंड नॉमिनल रेट विल बी सेम। हाँ या ना? अब सुनिए गाइस, प्लीज सॉल्व ये वाला क्वेश्चन। आप होमवर्क लेके जाओ, मैं इसमें लॉजिक की एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ABC मत बताना मुझे। अब ना ये छोड़ करके ये वाला क्वेश्चन करने मत बैठ जाना। 58 और पहले 59 करके दो, 58 एंड 59। D तो गलत है पहले वाले का, सही है। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट कितना है दोस्तों? 3%। बोलो हाँ ना? हाफ ईयरली है तो नॉमिनल रेट है 3%। इफेक्ट कंपाउंडिंग आपकी ईयरली ना होगी, हाफ ईयर, डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 3.0225 आया क्या? सबका आ गया होगा। क्या किया? R अपॉन 100 की 200, R अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई बाय जो भी है 100 इक्वल्स टू एक बार की 2 बार, ये जो भी आ रहा है यार, -100 कितना? 3.022। भाई तुझे कायदे से कमाना 3 रुपए चाहिए था, पर कंपाउंडिंग बीच में बढ़ गई, ठीक है ना? तो इफेक्टिवली आप कितना कमाओगे? 3.0225। तो गाइस इफेक्टिव रेट कितना है आपका? ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, मुझे बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर दो। क्वार्टरली है, कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली, तो R अपॉन 100, 200 की 400, रेट कितना? नॉमिनल कितना? 7। R
r अपॉन 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 100 इक्वल्स टू एक बार, दो बार, कि 4 बार, 1 2 3 4, जो भी आ रहा है अमाउंट है माइनस 100 करो, 7.18। लास्ट अटेम्प्ट में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, इतना घटिया क्वेश्चन, 7.18। दोस्तों यहां पे आप दिमाग लगाना थोड़ा, ठीक है ना, लॉजिक्स देना मुझे इसके पीछे, क्यों आप बैंक 1 कह रहे हो, क्यों आप बैंक 2 कह रहे हो। यहां पे मैंने अच्छा खासा मैनिपुलेशन ऐड किया है। चलो ये क्वेश्चन हम होमवर्क लो, लेकिन उससे पहले मुझे थ्योरी क्वेश्चन का आंसर दो। सुनना, 2019 में आवा सवाल, यस 2019 में, सोच जवाब देना। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में इररेस्पेक्टिव ऑफ, ऑप्शन से 4 ऑप्शन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इररेस्पेक्टिव है किसका, ऑप्शन ए प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप बोलो सच है कि ट्रू और फॉल्स, क्या प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई लेना देना है क्या? किसका लेना देना नहीं है? रेट का तो लेना देना है, बिना नॉमिनल रेट के इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो क्या? लेकिन तूने तू चाहे 5 लाख डाल चाहे 50 करोड़ डाल, भाई इफेक्टिव रेट, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूं तो आउट ऑफ 100 बता रहा हूं। अब प्रोपोर्शनेट जो बेनिफिट तुझे 5 लाख में मिलना है वही बेनिफिट तुझे 5 करोड़ मिलना है, हाँ है ना? तो गाइस क्या प्रिंसिपल का कोई भी लेना देना है क्या इसमें? नहीं, इफेक्टिव रेट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल। पॉइंट क्लियर है? सुनना, ईयर्स, क्या ईयर्स का कोई भी लेना देना है क्या? अरे भाई तू 5 साल के लिए पैसा डाल चाहे 50 साल, मैं तुझे बता दूंगा कि पर ईयर तेरे को कितना इफेक्टिव मिलने वाला है। तो यदि एक साल में इफेक्टिवली ज्यादा मिल रहा है तो हर साल तुझे उतना ही मिलने वाला है इफेक्टिवली। तो यहां पे ईयर्स आर इररेलेवेंट, हाँ या ना? अब सुनिए रेलेवेंट क्या है सर, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रेलेवेंट है? हाँ। कन्वर्जन पीरियड, हाँ, क्वार्टरली है कि मंथली है कि हाफ ईयर, इसको कहते हैं कन्वर्जन। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? कन्वर्जन पीरियड क्या है आपका, ईयरली है कि हाफ ईयर, क्या इसको कंसिडर करता है हमारा इफेक्टिव रेट? यस। कितना प्यारा क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन में से उन्होंने प्रिंसिपल और रेट डाला। अब लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं, यार रेट तो होता है पर प्रिंसिपल नहीं होता, तो गलत हो गया ना, वो ऑप्शन गलत हो गया। आपको सही पेयर चाहिए था, इज इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द थिंग्स, हम सिर्फ रिक्वायर करते हैं रेट एंड कन्वर्जन पीरियड, इसके अलावा हमें किसी भी चीज से लेना देना। अब इस क्वेश्चन जो मैंने नटराजन वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप ट्राई करना, वहां फालतू का मैंने घुमाया है, आपको प्रिंसिपल भी दिया है, टाइम भी दिया है, सोचना कि उसका यूज करें तो करें कैसे। आप कर भी सकते हो पर आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, और नहीं करें तो क्यों नहीं करें। और यदि बैंक 1 को प्रेफरेंस दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, बैंक 2 को प्रेफरेंस दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो? क्यों है बैंक 1 आंसर? और दूसरे वाले में कितना मिल रहा है? एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सोचना दोस्तों, आंसर मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक बार सोचो कि इस पर टाइम इन्वेस्ट करना अपना थोड़ा सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, सुनो गाइस, इफेक्टिव रेट इससे ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मुझे बताइएगा हमारा फेज 1 में गाइस, इन द फेज 1 वी आर डन विद ऑलमोस्ट, वी आर डन विद द कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट वी आर डन विद ऑलमोस्ट, क्या हमारा वही इफेक्टिव रेट, होमवर्क डिस्कस करेंगे इस पे दोस्तों। कल हमारा पार्ट डेप्रीसिएशन खत्म हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे, और यदि कल पीवाईक्यू आ गई तो मैं पीवाईक्यू कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आपके लेके चलूंगा। सुनना, सिंपल इंटरेस्ट हम सबसे लास्ट में लेते हैं, मतलब पूरा फेज 1 पूरा फेज 2 ये पूरा खत्म हो जाएगा, सबसे लास्ट में कोई चीज़ आती है तो वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इस वीक के एंड तक हमारा टारगेट है दिस पूरा एन्युटी और एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी टच कर जाए हम लोग। ठीक है, ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ दिस सैटरडे हमारा ये चैप्टर खत्म होने की स्टेज पे आ ही जाएगा, मंडे या ट्यूसडे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, फिर एक बार इसको पावरफुल रिवीजन लेंगे और उसको नए चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। पीवाईक्यू जब मैं दूंगा आपका ये टारगेट बनता है, अच्छा सुन लो, मैं आपको कह देता हूँ, यदि मन है तो आप कर सकते हो। अभी रात को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू हो गए हैं, कल या परसों से हो जाएंगे दूसरे वाले बैच के। ठीक है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जो चैप्टर हमारा ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो इसका डिस्कशन आएगा, मैं थोड़ा रुक के लाऊंगा डिस्कशन, तो तुम लोग भी ज्वाइन कर लोगे रात को। हाफ एन आवर का डिस्कशन है डेली, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 20 डेज में पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1800 क्वेश्चन का टारगेट है, मैं करवाने वाला हूँ। तो 1800 में 100-150 क्वेश्चन तो इसी के हैं। ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है, पूरे मेरे साथ डिस्कस कर लें इसको अपन साथ में। तो मैं कल पीवाईक्यू बुक देता हूँ आपको, होमवर्क रोज देता हूँ, आप ट्राई करना शुरू कर दो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। जैसे चैप्टर खत्म होगा पीवाईक्यू डिस्कस भी कर लेंगे, लगे हाथ अपन। ठीक है, कोशिश ये रहने वाली कि 2 किताबें हैं, आपको यही, इसके ज़्यादा मत जाना। आपको ना अभी ऐसे जब टाइम बहुत रहता है ना, तो हमको लगता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और एट द एंड एकदम समअप करते हैं, यार क्या करूँ अभी। ठीक है ना, ये भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब किताबें चेंज मत करना। क्वेश्चन बैंक आपको अभी इस चैप्टर में ही मैंने समरी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट हैंडबुक में, कॉन्सेप्ट हैंडबुक, क्वेश्चन बैंक एंड पीवाईक्यू, बस इससे ज़्यादा आपको टाइम ही नहीं मिलेगा जाने का। आखिरी में सुपर 500 क्वेश्चन अटेम्प्ट वाइज बनाता हूँ मैं,
जैसे पिछले बार सुपर 300 क्वेश्चंस हुए थे, वो डिपेंड करता है कि पिछले बार पेपर कैसा है उसके एनालिसिस में। आपका जब अटेम्प्ट आएगा तो उसके टाइम पे आपके एनालिसिस के हिसाब से पिछला अटेम्प्ट का पेपर जो जून में हुआ उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चंस रेलेवेंट होंगे सुपर 500 में दूंगा आपको। एग्जाम के 5 या 6 दिन पहले करना शुरू करोगे आप लोग उसको, और 4-5 दिन में टारगेट को अचीव करोगे, ठीक है ना। सो प्रोसेस पूरा सेट है, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, कोई भी इररिलेवेंट चीज़ों को मत लेकर के आना। यदि आपके मन में ये फीलिंग है कि सर एक बार हम ICAI मॉड्यूल के पन्ने पलट लें ताकि हमको ये एश्योरेंस हो जाए कि हमें एक्स्ट्रा एक भी वहाँ से एक भी क्वेश्चन हमारा छूट नहीं रहा है, तब मॉड्यूल कैरी करो चैप्टर के जब एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम चैप्टर के एंड के बाद मॉड्यूल के हर क्वेश्चन को टिक लगा लेंगे कि डन 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 डन, एक भी क्वेश्चन हमारा छोटा नहीं है, आप साइड कर सकते हो उस किताब को, ताकि बाद में आपके ऊपर प्रेशर ना रहे कि मुझे क्वेश्चन बैंक भी पलटना है, मुझे मॉड्यूल भी पलटना है, अब क्या करूँ, कोई एक ही बुक करूँ कि वो करूँ ये करूँ, वो सब टेंशन नहीं चाहिए। अब देखो एक चीज़ और हो रही होगी कि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो लिखने के कोई कॉपी नहीं बन रही होगी आपकी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था डे 1 पे रफ कॉपी लेकर के आना, क्योंकि एट द एंड इतने बार आप कर लोगे कि आपको कोई स्कूल थोड़ी ना है और कॉपी और मेंटेन नहीं हो रही यार, क्वेश्चन बैंक की यार, अरे पागल हो, तुमको कॉन्सेप्ट की कॉपी मेंटेन करनी है, वही नाम है कॉन्सेप्ट हैंडबुक, ठीक है। और बाकी तुम जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको कैरी करना है तो एक 100 पन्नों की एक अच्छी कॉपी कैरी कर लो आप, ठीक है। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पे लिख लेना आप घर जाके। मान लेते हैं पूरे 150 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन अच्छे लगे जो आपको लग रहा है कि मैं रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, भूल सकता हूँ मैं, और वो लिख लो उसमें। बाकी सिर्फ रफ कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं कल, आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर